साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, सुनो, कल अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूरा पढ़ लिया था और एल्कोहल पहले पढ़ लिया पूरा। ठीक है, देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के बारे में इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं तुम्हारे, तो अपन ने दोनों कंप्लीट कर लिए। अब केवल साबुन वाला टॉपिक बचा। क्या बचा? साबुन, अपमार्जक, मिसेल का क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार आता है। आपने देखा होगा कि जैसे अपन गंदे कपड़े होते हैं तो उनके बिना साबुन के धो सकते हैं क्या? नहीं, साबुन से धोते हैं या फिर अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं। तो उनकी संरचना आज देखें कैसे कपड़े धुलते हैं। और भी चलो देखो, सुनो, और कल अपन ने एक चीज लिखी थी, एक क्वेश्चन लिखा था, लिखना मत दोबारा, कि डिटर्जेंट, सॉरी क्या लिखा था, टिंचर आयोडीन, ये लिखा था टिंचर आयोडीन। और टिंचर आयोडीन का मैंने सूत्र बताया था, उसमें कहा था कि टिंचर आयोडीन एल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण से होता है। देखना, आप थोड़ी सी गलती सुधार लेना, कल क्या एक चीज छूट गई थी। हमने पढ़ा था कि जो आयोडीन है वो एल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण से बनाया था। देखो, अपन ने यहां पर C2H5OH नहीं लिखा था, ध्यान रखना। देखो, C2H5 लिखा था केवल, ठीक है, तो यहां पर OH कर लो, तब जाके अपन I2 से अभी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? C2H5I2। समझ में आया? ये तो सॉरी, OH I2, ये भी कल भूल गए थे अपन, ये लिखना, OH लिखना भूल गए थे, इसको लिख लो आप। टिंचर आयोडीन का जो सूत्र लिखा था अपन ने, उसमें अपन ने हिंदी में तो सही लिख लिया था कि एल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण से टिंचर आयोडीन बनता है। क्या बनता है? बोलो, क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। तो बेटा एक चीज छूट गई थी, इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। अपन ने एल्कोहल को यहाँ पर C2H5 लिखा था जल्दबाजी में, इसको अब OH नहीं लिखा था, इसलिए आज OH लिख लो। और I2 से भी क्रिया कराए तो ये बन गया टिंचर आयोडीन का सूत्र। ठीक है, ये चीज और लिख लो, कल का लिख लिया। तो चलो, अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, साबुन अपमार्जक। सुन लेना, क्वेश्चन वाइज लिखाऊंगा, ठीक है। तो अपन अपना टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जक। ये लास्ट टॉपिक बचा चैप्टर 4 का, साबुन एवं अपमार्जक। इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, यहां से अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आता है आपके। पहला आता है कि साबुन किसे कहते हैं, या साबुनीकरण बोल दो। साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? ध्यान रख लेना, समझना। वैसे तो सीधा सा आंसर है कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुन। लेकिन साबुन बनाते क्या इससे हैं, यह भी तो अपने को सोचना पड़ेगा। बहुत सीधा। देखो, गांव में भी आजकल ऐसे साबुन बना लेते हैं, घर पे नहीं बनाते क्या साबुन? कभी देखा साबुन कैसे बनता है? तेल में सार डाल देंगे तो साबुन बन जाता है। तेल है, तेल घर पे सबके नहीं है? तेल या वसा युक्त पदार्थों, सुन लो, तेल या वसा। तेल में क्या मिलती है? वसा। और साबुन में देखो वसा ही रहती है। तेल या वसा युक्त पदार्थों में की अभिक्रिया अगर सार से कराएं, किससे कराएं? बोलो, किससे कराएं? तो हमारे पास साबुन बन जाता है। और साबुन वैसे होते क्या है, एक लाइन में पूरी अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। साबुन क्या होते हैं? साबुन लवण होते हैं। क्या होते हैं? अब लवण के लिए अपने को अम्ल और सार लाना है। बोलो, अम्ल और सार लाना है। अब अगर अम्ल लाएं तो अम्ल कहां से लाएं? अम्ल क्या है? अपन अम्ल लाएंगे तेल से। कहां से लाएंगे? तेल या वसा से अपन लाएंगे अम्ल, और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे सार से, और हमारे पास बन जाएगा लवण, मतलब साबुन बन जाएगा। आई बात समझ में? बोलो, समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन होता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। देखो, आपके तो सिंपल सा आता है, साबुन किसे कहते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, या फिर क्वेश्चन आएगा अपमार्जक और साबुन में अंतर बताओ, या फिर क्वेश्चन आएगा मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल बनाएंगे भी, है ना। और क्वेश्चन आता है कि ना गंदे कपड़ों को धोने की प्रक्रिया बताओ। अब यूं थोड़ी है कि वहां ऐसे धोते हैं, ऐसे नहीं है। तो अपन साबुन अपमार्जक स्टार्ट करें। तो देखो, साबुन क्या होते हैं साहब, किसी को पता हो? सर, साबुन होते हैं, है ना। देखो, समझना, पहले साबुन के बारे में अपन लिखें तो यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये अपन ने किसके बारे में बात करी? दोबारा वापस परिभाषा लिखेंगे बस समझाने के लिए। तो देखो, साबुन क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों, मतलब कहां से निकाला अपन ने? अम्ल से निकाला। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो मैं एक सूत्र बताऊं आपको कि साबुन का सूत्र होता है साहब, देखो, C17H35 COONA, ये साबुन का सूत्र है। समझो, आया कहां से? जड़ से चल रहे, लिखो मत वो भी। C17H35 COONA, ये आपको क्या दिख रहा है?
ये लवण है या अम्ल है या सार है? लवण। ठीक है, काय से आया? देखो ये C17H35 याद मत करो, आप क्यों सोचो यहां पर है ये CH3COOH, समझना बेटा, अपन वापस ले आएंगे वहीं। CH3 मतलब C तो कितना भी ले लिया अपन ने, H कितना ही ले लिया, COOH लिया है मैंने, और यहां पर अभी क्रिया कराई मैंने NaOH की, कैसे कराई? ये क्या है? ये अम्ल है, क्या है बोलो? और ये क्या है? ये सार है। इन दोनों की भी क्रिया कराई, तो अम्ल क्या देते हैं और सार क्या देते हैं? क्या निकल जाता है बाहर? जल। तो देखो अब क्या बचा, ये माइनस ये प्लस, देखो CH3COONA बचा और क्या बना? जल। समझ में आया? मतलब अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर है क्या? नहीं, ये भी लवण है, बस इसमें कार्बन का अंतर है, क्योंकि लंबी श्रृंखला वाले कार्बन के यौगिक ही साबुन कहलाते हैं। अब यहां पर है ना, यहां मैं कर दूं C17H35, C17H35, ये हो गया ना साबुन, बना नहीं बना? अब कैसे बनाया अपन ने साबुन? क्या किया? परिभाषा देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, या तो सोडियम ले लो या फिर पोटेशियम ले लो, के ये जो लवण हैं ये क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। समझे कुछ? बोलो बोलो, नहीं समझे? दोबारा समझो, ये क्या है? बोलो क्या है ये? देखो जीरो से समझा रहा हूं, वैसे डायरेक्ट ज़्यादा नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर कहाँ से याद करें, कैसे करेंगे, बस सीधा सा आपने को साबुन का सूत्र याद करना है। अभी दूसरी प्रक्रिया ही बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो अपन बस कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम ले लो या पोटेशियम जो लवण है ये क्या कहलाते हैं? अब मैं यहां पर एक और परिभाषा लूंगा, वो और समझ में आएगा। देखो अपन यहां बोले कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम या पोटेशियम सार, हाइड्रोक्साइड ले ले, चलो हाइड्रोक्साइड लिख ले, हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम या पोटेशियम के लवण बनते हैं, और उन लवणों को ही क्या कहते हैं? साबुन। समझ में आया क्या? बोलो आया नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब अपन कार्बन की कितनी चेन लेंगे? 17। कितने कार्बन लेंगे? तो 17 की कार्बन लेंगे, तो देखो आप सोचो 17 कार्बन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 35 आएंगे। कितने आएंगे? वैसे तो 36 आना चाहिए, लेकिन वो जल में निकल जाता है, ध्यान रखना, बाद में देखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम या पोटेशियम NaOH या KOH की अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास, अब देखो सोडियम ही तो लवण है, बोलो है या नहीं है? बोलो इसका नाम क्या है? सोडियम का लवण है। अब देखो ये क्या है? COO मतलब एस्टर है, बोलो सोडियम का तो लवण हो गया ना, और एस्टर मैंने क्या कहा था कल? एस्टर क्या कहलाते हैं? लवण। तो सोडियम या इसकी जगह के कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। के कहां से आया? ये पोटेशियम का सार है, तो क्या आ जाएगा? अगर सोडियम का सार है तो Na आ जाएगा। तो सोडियम या पोटेशियम के जो लवण बने उन लवणों को हम क्या कहा? समझ में आया क्या? बोलो दोबारा देखो, जिसको ये बात समझ में जाएगी वो बाद में धीरे धीरे समझने लग जाएगा। तो सीधी सी परिभाषा कि साबुन किसे कहते हैं? ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है? अब अगर आप दूसरी परिभाषा लिखें या करके तो बोले कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम स्टीएरेट, ये नाम है पूरा, सोडियम स्टीएरेट या सोडियम लवण लिख दो आप, सोडियम लवण, और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे सोडियम स्टीएरेट मतलब साबुन का नाम है सोडियम लवण, वह जल प्राप्त होता है, इसे ही साबुन कहते, क्या कहते हैं इसे ही? बोलो। अब एक तो परिभाषा होगी सीधी सी, लेकिन आपकी किताब में अलग दे रखा है, अब दिक्कत हो जाएगी। अब आपकी किताब की परिभाषा अलग लिख रहा हूं मैं, वो क्या कह रहे हैं कि साबुन किसे कहते हैं, तो दोनों की दोनों अपन याद करेंगे, टेंशन मत लो। ये तो क्या, ये सीधा सिखाने के लिए बताया था, लेकिन अपन किताब की परिभाषा याद करेंगे। जो लिखा उसकी समीकरण लिखा जाता हूं मैं एक बार, C17H35 यहाँ पर करें S36
H35 C17 H35 COOH NaOH C17 H35 COONA। ये सीधा सा ये आपके पास बन गया साबुन और जल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? साबुन। ये तो एक सिखाने के लिए परिभाषा हुई। अब आपकी किताब की क्या कर रहा है? वो यूँ बोल रहा है कि कह रहा है कि तेल या वसा युक्त पदार्थों, लिख मत बेटा कैसे हो, सीख। तेल या वसा युक्त, देखो ये तो समझ में आ गया ना भाई, अम्लों से बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं? अम्ल और सार मिलकर अपन लवण बना रहे हैं। वो लवण क्या होते हैं? साबुन क्या होते हैं? लवण होते हैं। अब आपकी किताब ये कह रही है कि तेल या वसा युक्त पदार्थों की अभिक्रिया सार से कराएं। किससे कराएं? सार से। तो हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरीन आती है ना, ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनता है। क्या बनता है? साबुन। तो देखो पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूं, यहां लिखें तेल या वसा युक्त पदार्थों की अभिक्रिया सार से कराते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं साबुन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण कहते। समझ में आया कुछ? इसका आंसर ये हुआ कि तेल या वसा युक्त पदार्थों की अभिक्रिया किससे कराते हैं? सार से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण। क्या कहते हैं? अब ये चीज समझ में आ गई ना? आगे समझ, इसको मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इस अपन आंसर लिख रहे हैं तो इसके लिए अभिक्रिया लिखता हूं मैं। ठीक है, समझ में आई? इसको मिटा रहा हूं मैं वापस। अब साहब जो इसने लिखा उसको अपन अभिक्रिया में दर्शाते हैं साहब। अब तेल या वसा युक्त पदार्थ की अभिक्रिया लेता हूं मैं, तो अब लेता हूं स्टेरीन वसा। कौन सी वसा लेता हूं? स्टेरीन वसा। इसका सूत्र क्या होता है समझना, टेंशन मत लेना, कितना बड़ा सूत्र आएगा ये, बहुत सीधा सूत्र है, ज्यादा टेंशन मत लेना। देखो CH2COOH और CH2COO, यहां पर लिख दूं मैं C17H35 C17H35 C17H35। इतना बड़ा किसी याद करेंगे, ये सोच रहे हो ना? सीधा सीधा सा है, टेंशन मतलब। CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35। समझ में आया? ये किसका सूत्र है? स्टेरीन वसा का। डरो मतो बेटा, सीधा सा है। अपन ने क्या लिखा? तेल या वसा। तेल या वसा की अभिक्रिया किससे कराऊंगा? किससे कराऊंगा? NaOH लिया है मैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब 3 है तो यहां पर कितने NaOH लाया? 3। ऐसे कैसे अपन याद करेंगे? ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा? अपने पास बनेगा ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का सूत्र याद रखना CH2OH CHOH और CH2OH। ग्लिसरॉल, ओल मतलब एल्कोहल, समझ रहे हो? और एल्कोहल मतलब इसमें क्या गया? OH। समझे कुछ? बोलो। तो ये क्या बना? पहले तो बना ग्लिसरॉल। क्या बना? और हमारे पास बन गया C17H35 COONA। समझे कुछ? और ये कितने अणु हैं? Na के 3 अणु। और ये क्या है? ये है सोडियम स्टीएरेट। बोलो क्या ये? देखो स्टेरीन है ना, और स्टेरीन से क्या बना? स्टीएरेट वसा बना, और ये क्या कहलाता है? साबुन। बोलो क्या कहलाता है? ये आपकी किताब की लैंग्वेज है, लेकिन अपन ने इसको सीधा ये कर दिया। ये मानस अम्ल है। क्या ये? और ये क्या है? सार। और इससे क्या बन गया? लवण। अब अगर अपन ने अम्ल तो डायरेक्ट उसमें लिया था, अब अपन यहाँ ले रहे हैं स्टेरीन वसा, तेल ले रहे हैं। तेल के भी किससे कराते हैं? सार से। तो पहले क्या बन रहा है हमारे पास? मतलब जो साबुन बनेगा ना, उसमें एक मात्रा तो ग्लिसरॉल की बनेगी और साबुन बनेगा। समझे कुछ? बोलो। इसे याद करना है बेटा, ये लिख लिख के याद करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधा सा मीनिंग। ये अभी क्रिया बायोलॉजी में 11th क्लास में आती है। किस में आती है? शायद 11th, हाँ, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु में आता है वो आगे, लेकिन अपन तो अभी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं बस। साबुनीकरण की प्रक्रिया ये है, सीधा सा तेल या वसा युक्त पदार्थों की अभिक्रिया सार से कराते हैं तो साबुन प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने तेल या वसा, कौन सी वसा ली? बोलो कौन सी वसा ली? और स्टेरीन वसा ली, तो क्या क्या बना? और क्या बना? और वसा की अभिक्रिया किससे कराई? सार से। सोडियम, बोलो क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें मत उलझना सर, इसके भी क्रिया करके बताओ, उलझना मत इसमें। देखो क्या है, क्या हुआ होगा? Na यहां पर जुड़ गया, ये देखो, कुछ नहीं करना, यहां से तोड़ेंगे। ठीक है, देखो तोड़ के बता रहा हूं मैं। और यहां से टूटा, कितने OH है? 3 OH है। ये 3 OH लगा दो, ये अटेनेट है, हट गए थे। कितने Na है? 3 Na लगा दो, तीनों के बन गए।
बोलो बने नहीं बने? तो अपने कुछ में उलझना नहीं है, बहुत सिंपल रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है। समझे कुछ? अब अपने को इसमें याद क्या करना है। क्वेश्चन आता है साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो अपन आंसर लिखेंगे तेल या वसायुक्त पदार्थों की अभिक्रिया सार से कराते हैं तो साबुन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, और उसमें अपन ये लिखेंगे। समझ में आया कुछ? बोलो आया? चलो उतार लो, उतार लिया। चलो अब समझो, अब अपन अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या साबुन क्या है, इसके कितने सिरे होते हैं बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन का सूत्र तो पता लग गया, क्या होता है, C17H35 COONA, Na की जगह के भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन C17H35 COONA याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने साबुन की परिभाषा पहले भी लिखी थी, इससे पहले, कि ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के जलवकरण द्वारा बनाए जाते हैं, तो अपन उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले देखो इसमें अपन क्या लिखेंगे, साबुन क्या है, पहले साबुन की परिभाषा लिखें कि यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, लिख दूं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। समझे कुछ? इतनी देर का ये निकाला मीनिंग, लवण है या नहीं है, और कौन से लवण है, सोडियम या पोटेशियम के लवण हैं। समझे? तो साबुन क्या है, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, बोलो, C, बोलो H35 COON। समझे कुछ? अब देखो, अब यहां पर आते हैं, इसके कितने सिरे होते हैं, और जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको मिसेल बनाने में आसानी होगी। ध्यान रखना, जिसको ये समझ में आ जाए उसको मिसेल बनाने में आसानी होगी। देखो साहब, अब यहां से मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं, C17H35 COONA। Na धातु है या अधातु, और O धातु, मतलब इसको तोड़े तो कहां से तोड़े, यहां से तोड़े हैं कि यहां से तोड़े हैं कि यहां से तोड़े हैं कि यहां से तोड़े, कहां से तोड़े। कोई भी अणु टूटता है ना, तो या तो एक तो प्लस में होता है और एक माइनस में, एक धातु होता है और एक क्या होता है, अधातु। तो ध्यान रखना, इसको कहां से तोड़ूंगा, धातु से तोड़ दो तो दूसरे अपने आप अधातु आ जाएगी। तो देखो ये तो प्लस और ये टूट गया रे, बोलो टूटा टूटा। मतलब यहां पर अपन बोलते हैं कि यहां पर कितने सिरे हो गए, 2 सिरे। कितने सिरे हो गए, या फिर इसको बोल दें कि यहां से तोड़े तभी ये तो ये आयनु है, ये क्या है, देखो यहां से मैं और तोड़ ताकि और ज्यादा समझ में आ जाएगा। COON, ये प्लस और ये माइनस, और अगर इसको और यहां से यहां तक ये लंबी चेन है या नहीं है, बोलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि CH3 CH2 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 ऐसा ये है, बोलो। अरे आप देख समझो, C4 CH3 3 2 5 7, ठीक है, ये है। तो इसको मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिख दूं, बोलो, नो, है ना, हाँ। इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं क्या, नहीं लिखूं, बोलो रे, इसको ऐसे लिख दूं क्या, इसको कैसे लिखोगे आप, C5H12 कैसे लिखोगे, CH3 CH2 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 CH3, यही लिखोगे। बोलो कार्बन कितने हो गए, 5, हाइड्रोजन कितने हो गए। तो ये कार्बन की श्रृंखला है या नहीं है, तो ये लंबी कार्बन की श्रृंखला है या नहीं है। तो एक लंबी कार्बन की श्रृंखला का अलग हो जाता है, तो इसको अपन और अलग भाषा में, जब विज्ञान की भाषा में पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं। कुछ समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना। चलो इधर देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये तो आयन वाला भाग है, कैसा भाग है, और ये बोल सकते हैं कि ये लंबी पूंछ है, लंबी पूंछ। समझो कौन आया, देखो सुन लो अब इधर। अरे साबुन को मैंने ऐसे बना दिया, पता लग रहा है ये क्या है, अरे ये माथा क्या है, ये माथा ये है आयनिक भाग। कौन सा भाग, और ये लंबी चेन है या नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख दूं। चलो ठीक है, इसको देखो इधर देखो, CH3 CH2 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 और COONA। कुछ पता लगा, ये यहां से यहां तक तो क्या है, लंबी चेन, और ये क्या है, आयनिक। समझ में आया कुछ, बोलो। मतलब साबुन में कितने सिरे होते हैं, एक तो आयनिक सिरा और एक लंबी पूंछ वाला। बोलो समझ में आया, बोलो। अब यहां पर दिक्कत क्या है, इनका 2 नाम आता है, एक तो जल रागी सिरा और एक जल विरागी सिरा। बोलो कितने सिरे, 2, जल रागी सिरा और जल विरागी। अब जल रागी सिरा क्या होता है,
जल रागी मतलब जल को पसंद करने वाला कि जल को नापसंद करने वाला? हाँ, मतलब जल को पसंद करने वाला, जल में घुलने वाला सिरा और जल में नहीं घुलने वाला सिरा। समझ में आया? देखो समझना, तो मतलब साबुन में कितने सिरे होते हैं? 2। जो ये आयनिक भाग हैं ये तो कौन सा भाग है, और ये जो अनायनिक या फिर जो कार्बन की श्रृंखला लंबी पूंछ है ये क्या है? अब बताओ इसमें से कौन सा भाग घुलेगा जल में? जलरागी। मतलब कौन सा, आयनिक भाग या पूंछ वाला भाग? समझ में आया? क्योंकि ये आयन है और जल में आयन डिवाइड हो जाते हैं। नहीं समझे? अरे जल में कौन घुलनशील होता है? जो आयन में बढ़ जाता है। और कौन नहीं घुलता? जो आयन में नहीं बढ़ता। जो जल में विलीन होता है वो किस में विलीन होता है? कार्बनिक विलायक, कार्बन में होता है ना। अब मैंने ये भी कहा था समान समान को घोलता है। अरे कार्बन को कौन घोलेगा? कार्बनिक विलायक। जल घोलेगा किसको? नहीं घोलेगा। इसलिए ये जल विरागी सिरा है और ये जल, क्योंकि यहां पर आयन बन गए। और आयन मतलब क्या? देखो ना, ये आयन है ना, जल में डालो, जल का सूत्र ये है ना, डालो। जल भी 2 भागों में टूटता है ना, बोलो टूटता। ये तो ये बन गया और ये, समझे? क्योंकि इसमें भी आयन है तो इसमें भी आयन, तो आयन तो घुल जाएंगे। मतलब जल में तो कौन सा घुलेगा? आयनिक भाग, मतलब सिर वाला भाग। और पूंछ वाला भाग किसमें घुलेगा? जल में नहीं घुलेगा। किसमें घुलेगा? कार्बनिक। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो जल में नहीं घुलता वो पूंछ वाला भाग है, जो जल में घुल जाता है वो सिर वाला भाग। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन तो ऐसे रटने वाले हैं, है ना, रटेंगे क्योंकि आधे तो ऐसे सोच रहे हैं कोई बात नहीं, लिखाओ जल्दी, रटेंगे हम तो यहाँ पर हम लिखते हैं साबुन के 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे होते हैं। दोनों के नाम लिखें। क्या क्या नाम है? एक तो जल रागी सिरा, बोलो कौन सा सिरा? और एक है जल विरागी सिरा, बोलो कौन सा? समझे कुछ? जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा बाद में लिखना बेटा, अभी मत लिखो, अभी लिख रहे हैं। अब वापस पहला नंबर डालेंगे, जल रागी सिरा। बातें मत करो, इसको मैं यहां से समझ जाओगे तुम। देखो, जलरागी मतलब जो वह सिरा जो जल में घुल जाता है उसे बोलते हैं जलरागी सिरा। वह सिरा जो जल में नहीं घुलता उसे बोलते हैं जल विरागी सिरा। जलरागी सिरा साबुन के मतलब सिर वाला भाग होता है। कैसा होता है भाग? मतलब आयन वाला भाग तो कौन सा है? जलरागी। और लंबी पूंछ, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग कौन सा? जल विरागी। तो अपन इसमें लिखेंगे कि देखो, साबुन के सिर अर्थात आयनिक भाग जल में घुल जाता है, इसे जलरागी सिरा कहते हैं। बातें मत करो, फिर बोल रहा हूं, बातें मत किया करो। ये क्या है? आयनिक सिरा है। और ये क्या है? हाँ, कार्बन की लंबी श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन बोल दे, क्या बोले? हाइड्रोकार्बन, अच्छा लगेगा। हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला। ये है जलरागी और ये है जल विरागी। बातें मत करो। अब यहां पर वापस नीचे लिखता हूं दूसरा, जल विरागी सिरा। जल विरागी सिरा तो बोलो कौन सा सिरा? जो जल में नहीं घुलता उसे क्या कहते हैं? तो लिखें साबुन का वह सिरा जो जल में नहीं घुलता है, यह हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग होता है। समझे कुछ? बोलो, इसमें एक लाइन और लिख दें, इसे सिर भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? सिर भाग कहते हैं। और इसे पूंछ भाग कहते हैं या पूंछ वाला भाग कहते हैं। अपन बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं, इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, बस ये समझना मत लिख बेटा, क्यों आ रहा है लिखा है। साबुन क्या है दोबारा समझ लो। साबुन क्या है, इसके कितने सिरे होते हैं बताइए। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। याद नहीं हो तो डायरेक्ट लिख देना, साबुन जैसे सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं।
सूत्र क्या है, C17H35COO Na। इसको हम तोड़े तो ये यहां से टूट जाएगा, आयनिक भाग अलग और लंबी श्रृंखला वाला भाग। आयनिक भाग क्या होता है, जलरागी, और लंबी श्रृंखला वाला, इसके दो सिरे होते हैं, जलरागी सिरा और जलविरागी सिरा। जलरागी जो जल में घुल जाता है, कौन सा घुलता है, सिर वाला भाग या आयनिक भाग। जलविरागी सिरा जो जल में नहीं घुलता, कौन सा होता है, पूंछ वाला भाग। पूंछ मतलब जो लंबी होती है, और लंबी क्या है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जो पूंछ बोलते हैं उसे, वो नहीं घुलती। समझ में आया, चलो उतार लो, करो। सुनो, साबुन के बारे में अपने पूरा पढ़ लिया। साबुन क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम लवण के मतलब लवण होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनते हैं। ठीक है, चलो साबुन में कितने सिरे होते हैं, 2, जलरागी और जलविरागी। अब आपके दूसरा क्वेश्चन आइए, अपमार्जक किसे कहते हैं, अपमार्जक किसे, साबुन मतलब जिससे अपन नहाते हैं वो साबुन आता है। अपमार्जक मतलब सीधा सा है, डिटर्जेंट पाउडर। समझे कुछ, अगर माना तो क्या है, डिटर्जेंट पाउडर, सीधा सा। आपने भी देखा होगा, साबुन से कपड़े नहीं निकलते ढंग से, तो किससे निकलते हैं, ये भयंकर वाला गंदगी को साफ करने का है, तो क्या कहेंगे, अपमार्जक। वो भी झाग देते हैं, तो बोलते हैं ये भी एक तरह का साबुन ही है, लेकिन ये कठोर जल में भी काम करते हैं। ये वे साबुन है जो कठोर जल, जिसमें ऐसा पानी जो झाग नहीं देता, बहुत कठोर होता है, मतलब उसमें मेल नहीं निकलता, उसमें भी ये झाग देता है। समझे कुछ, साबुन हर एक पानी में झाग नहीं देता। आपने देखा होगा, कहीं जाओ ना, मथुरा या वृंदावन जाओ परिक्रमा करने, तो वहां का जो पानी है वो कठोर है, क्योंकि उसमें क्या है, पत्थर है ज्यादा। क्या है बोलो, वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ज्यादा है पानी में, सॉरी आयन ज्यादा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, और उन आयनों में साबुन झाग नहीं देते, बहुत कम झाग देते। कितना साबुन लगाओ बस ऐसा चिपका चिपका रहता है, झाग नहीं देता। लेकिन जो डिटर्जेंट पाउडर है वो झाग देता है, क्योंकि अपमार्जक क्या होते हैं, यह भी लवण ही है, लेकिन कौन से लवण साहब, ये सल्फोनेट या फिर अमोनियम के लवण होते हैं, सल्फोनेट या फिर अमोनियम के। कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा सा है। हमने उसमें लिखा था यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो अब ये क्या है, ये भी साबुन ही है, मतलब ये भी लवण ही है, लेकिन कौन से लवण है, ये अमोनियम या सल्फोनेट के लवण होते हैं। यह कठोर जल में भी झाग दे देते हैं, इनसे कपड़े आसानी से निकल जाते हैं। बस 2-3 बातें लिखेंगे। ये ठंडे बर्फ में, मतलब बर्फीले पानी में भी झाग देते हैं, वो मतलब बर्फीले पानी में झाग नहीं देते, ध्यान रखना, जो साबुन होते हैं। तो इन्हें अपन बर्फीला साबुन भी बोलते हैं। तो बहुत सारी बातें, तो सीधा सा क्या लिखेंगे, पहले बात तो याद करने की ये है, उसमें इसमें क्या अंतर है, क्योंकि अंतर लिखेंगे तब आएगा ही। तो ये क्या होते हैं समझना, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, वही सेम है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, बातें नहीं, के अमोनियम, क्या अमोनियम क्या होता है, NH4+ व सल्फोनेट, क्या सल्फोनेट के लवण होते हैं। समझे कुछ, बाद में लिखने लगे। अपमार्जक किसे कहते हैं, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। यहां पर आगे लिखेंगे क्या, यह कठोर जल में भी झाग देते हैं और कपड़ों से चिकनाई आसानी से निकाल देते हैं। वही यहां पर इसमें भी 2 ही सिरे रहेंगे आराम से, क्योंकि एक तरह साबुन यहां पर लिख देते हैं, यह साबुन ही है, परंतु क्या, परंतु एक तरह साबुन ही है, लेकिन ये ऐसे साबुन है जो कठोर जल में भी झाग दे देते हैं। समझ में आया, देखो यहां पर लिखा अपन, ये साबुन मतलब बोल सकते हैं सीधा सा, इसमें साबुन के जैसे ही गुण होते हैं, साबुन के जैसे ही गुण होते हैं। समझे कुछ, बाद में उतारना, अभी रुको भी। साबुन के जैसे गुण मतलब वही, इसमें भी कितने सिरे होंगे, 2, जलरागी और जलविरागी। समझ में आया, बोलो, कुछ नहीं याद करना, एक लाइन याद करनी है। उसमें साबुन क्या होते हैं, पहले साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण तो कौन होते हैं, साबुन। और लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण कौन होते हैं, अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में अंतर आ जाएगा, बोलो समझ में आया, तो ये अपन लिख लेंगे। ठीक है, उतारो जल्दी। चलो इसके साथ दूसरा बाद में उतारना। चलो देखो, अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिसेल, अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट। मिसेल क्या है, अरे मिसाइल नहीं है, क्या है, मिसेल क्या है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और बार बार पूछता है।
कब बनती है ये तो बाद में पढ़ेंगे। कब बनेगी मिसेल, मतलब जब अपन कपड़ों से गंदगी निकालते हैं, कपड़ों से तेल युक्त पदार्थ निकालते हैं तो उसे साबुन लगाते हैं, तो साबुन उन तेल को चारों तरफ से घेरता है और एक संरचना बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिसेल। सीधा सा संरचना कैसे बनती है देखो, बातें मत करो यार। सुनो देखो, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिसेल क्या है, बोलो क्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, पिछले साल नहीं आया तो इस बार जरूर आएगा। मिसेल की संरचना बनाओ। अब साहब देखो, मैंने कहा कि माना ये तेल की बूंद है, बोलो क्या है ये, बोलो क्या है, तेल की बूंद के आसपास पानी है क्या, नहीं, कहां चारों तरफ पानी रहता है, रहता तेल की बूंद चारों तरफ पानी, तो चारों तरफ मान लो पानी। अब मैंने लगाया यहां पर साबुन, क्या लगाया, साबुन के कितने सिरे होते हैं, तो दोनों सिरे, एक तो ऐसे, ये ऐसे होते नहीं होते, बोलो, माना ये साबुन के सिरे हैं, एक तो लंबी पूंछ वाला सिरा और एक सिर वाला आयनिक भाग, ठीक है, बहुत सीधा है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है मिसेल। अब ये से समझ में आ रहा होगा कि ये चारों तरफ ये क्या बनाया। अब देखो मैंने आपको समझाया, अब समझना, ये कपड़े के ऊपर तेल का डब्बा, क्या है बोलो, ये है साहब तेल का डब्बा, बातें मत करो। अब और ये साबुन है, चारों तरफ क्या लग रहा है, साबुन। ये साबुन का कौन सा भाग, आयनिक भाग, बोलो कौन सा भाग, आयनिक भाग। इसको बोलते हैं ध्रुवीय भाग, कौन सा भाग, ये वाला कौन सा भाग, पूंछ भाग, कौन सा भाग, पूंछ भाग, या फिर बोलते हैं अध्रुवीय भाग। देखो समझो, दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं कि मिसेल कैसे बनता है, तेल की बूंद के चारों तरफ पानी होता है, बोलो पानी है या नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, साबुन लगाया, क्या लगाया, साबुन। माना ये चारों तरफ यहां पर क्या है, पानी है साहब, ये पानी है, आप मत बनाना, ये पानी है। अब पानी तेल की बूंद के पास तो नहीं है, चारों तरफ है पानी। अब जैसे मैंने साबुन लगाया तो अब देखो इधर समझ जाओगे, जब साबुन जल की सतह पर होता है, इसके ऊपर साबुन लगता है साहब, जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु, किसके अणु, साबुन के अणु, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर दे, ये साबुन के अणु अपने को इस व्यवस्थित करे नहीं करे, इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि साबुन का आयनिक सिरा, साबुन का आयनिक सिरा, तो आयनिक सिरा जल में, किसमें, देखो चारों तरफ क्या है, जल है, आयनिक सिरा तो किसमें, जल में, तथा हाइड्रोकार्बन की पूंछ वाला सिरा जल के बाहर। अभी जल के बाहर यूं नहीं, जल के बाहर क्या मतलब आ रहा, जल के बाहर थोड़ी बाहर, जल के बाहर अंदर की तरफ बाहर, ये ना, ये नहीं समझे बेटा, बोलो, मतलब जल के बाहर जा रहा है, मतलब जल में नहीं घुल रहा, वो तेल के पास जा रहा है, जल के बाहर तेल के पास होता है। और इस प्रकार बनी संरचनाओं क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, देखो आ गया समझ में मिसेल। और मैंने बताया आपको गंदगी भी ऐसे निकलेगी। अब बताऊं सीधा सा मीनिंग, माना ये यहां पर तेल की बूंद है, ठीक है, इसके ऊपर पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया तो तेल के आसपास तो पानी है ही नहीं, अब क्या लगाऊंगा, ऊपर से सरफ लगाऊंगा, या फिर बोलते हैं साबुन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, तो साबुन के कितने सिरे होते हैं, तो साबुन लगते ही इसके दो सिरे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि देखो गोल वाला मतलब आयनिक भाग तो पानी में घुलता है और अनायनिक भाग कहां जाता है, तेल के पास। अब जो पानी में घुल रहा है उसको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तेल में घुल रहा है वो इसको लात मारता है। अब लात मारता है तो देखो ये इस बूंद को इसने उठा उठा के इतना ऊपर कर दिया, अब देखो सतह से ऊपर उठा दिया, बोलो अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो इसके नीचे भी जाने लगे भाग, ऊपर उठा दिया, आसपास पानी है ही सही, अभी और ऊपर उठाएगा और अब बाहर फेंकने को तैयार है ये, समझ में आया, और कपड़ा आपका साफ हो जाएगा, समझे कुछ, बोलो। ये धुलाई की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। क्या हुआ था, अरे गंदगी के पास पानी डाला हमने, पानी डालते तेल की बूंद साफ हुई क्या, नहीं हुई, क्या लगाया, साबुन, साबुन लगाया तो साबुन इस प्रकार व्यवस्थित हो गया कि पानी में घुलने वाला तो पानी में घुल गया और जो नहीं घुला वो तेल के पास चला गया, और तेल के पास रहे, तेल को लात मारी तो उसको ऊपर उठाया, कपड़े से ऊपर उठाया तो उसके नीचे भी क्या चला गया, पानी चला गया पानी, अब पानी चला गया तो फिर और ऊपर उठाया और बाहर फेंक दिया, इसलिए कपड़े साफ होते हैं। तो मिसेल संरचना बनेगी तभी जाइए कपड़े साफ होंगे, नहीं तो। समझ में आया कुछ, बोलो, ठीक है, उतार लो इसको जल्दी, ये तो उतार ही लिया, संरचना बना लो जल्दी, बना लिया बेटा, बना। नए क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अपना क्वेश्चन ये देखो, अपन ने साबुन पढ़ लिया, साबुन क्या होता है, उसके बाद अपन ने अपमार्जक पढ़ लिया, फिर साबुन कपड़ों पे लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, मिसेल, पढ़ लिया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यार कि हम कपड़ों को कैसे धोते हैं। अब ये थोड़ी कि यहाँ पर धो के बताएंगे, यहाँ पर उसमें पता लगता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में बताओ। क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कपड़ों पे अपन, क्वेश्चन ये आएगा सीधा सा, साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में बताओ। तो सीधा सा मीनिंग क्या है, साबुन से सफाई कैसे होती है। जैसे ही कपड़ों पे अपन साबुन लगाते हैं तो साबुन से क्या बनता है, और मिसेल के द्वारा ही कपड़ों से गंदगी बाहर, यही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है।
साबुन से मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल में क्या होता है, मिसेल में साबुन का आयनिक सिरा जल में घुल जाता है और हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला सिरा तेल के पास रहता है और एक संरचना बनाता है जिसे मिसेल कहते हैं, और मिसेल के द्वारा ही कपड़ों से तेल युक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। और वही तो क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया। बोलो क्या है साबुन? अरे नहीं समझे, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है? कपड़ों के ऊपर जो तेल युक्त पदार्थ है उसको निकालने के लिए अपन साबुन लगाते हैं, और साबुन लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, मिसेल बनता है, और मिसेल के द्वारा ही क्या निकलता है बाहर, तेल युक्त पदार्थ निकलता है। समझ में आया? तो जल्दी मेरे साथ साथ लिख लेना, इसमें तो लिखो। तो यहां पर देखें उत्तर में लिखेंगे क्या, अरे साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल द्वारा होती है। अरे किसके द्वारा होती है बोलो, बातें नहीं, मुझे वही सुनो, ये साबुन की मतलब साबुन के द्वारा सफाई प्रक्रिया हो रही है, वो लिख रहे हैं अपन, है ना। साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल द्वारा होती है। आगे लिखें, मिसेल में लिखें डायरेक्ट, देखें साबुन के अणु का आयनिक सिरा जल में घुलनशील एवं हाइड्रोकार्बन सिरा तेल युक्त पदार्थ के पास इस प्रकार व्यवस्थित होता है। तेल युक्त पदार्थ के पास व्यवस्थित होकर मिसेल का निर्माण करता है। वही बात है जो पहले लिखी। उसके बाद आगे लिखें बार बार वही कि मिसेल के द्वारा ही, लिखें मिसेल में साबुन का हाइड्रोकार्बन सिरा तेल युक्त पदार्थ को कपड़ों से ऊपर उठाता है और उस तेल की जगह पानी आ जाता है, जिससे अभी बताया था मैंने, वो डायग्राम बना के बताया था, वही चीज़, जिससे तेल पर ऊपर की ओर दाब लगता है और यह तेल कपड़ों से बाहर निकल जाता है। समझे कुछ? बोलो। अब वही डायग्राम बना लेते हैं अपन जो आपकी बुक में दे रखा है। ये तो बना दूं मैं। देखो बेटा, ये आपके पास ये कोई भी कपड़ा है साहब, क्या ये, और इसके ऊपर ये तेल की बूंद लगी हुई है। समझ लो, इधर बाद में लिखना। अब इधर देखो सब बेटा, सुनो इधर। अब ये क्या है साहब, कपड़ा, और ये क्या है, तेल युक्त पदार्थ, तेल की बूंद ले लो, तेल की बूंद। अब अपन इसमें जैसे अपन बाहर से क्या डालते हैं, साबुन डालते हैं। क्या डालते हैं? तो साबुन में वही ये कौन सा भाग, आयनिक भाग, कौन सा भाग, आयनिक भाग, और ये कौन सा भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन की पूंछ। ठीक है, अब ये इस पूंछ ऊपर की ओर उठा रही है उसको, ये समझ रहे हो बेटा, ये ऊपर की ओर उठा दी उसको। अब ऊपर की ओर उठा दी तो देखना, अब इसके नीचे भी पानी की बूंद आ गई, देखो आ रहा है, तो ये और ऊपर उठ जाएगा और बूंद इतनी ऊपर हो जाएगी, मतलब ऊपर की ओर दाब लग रहा है अब इस पे। तो देखो ये तेल की बूंद अब के ऊपर की ओर दाब लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे भी पानी की बूंद आ गई ना, और पानी की बूंद आते ही नीचे भी साबुन के अणु गए, तो पानी में तो कौन ये घुल जाएगा, और ये ऊपर की ओर लात मार रहा है इसको, और इस तेल की बूंद को बाहर ही फेंक दिया। ठीक है, तो अब एक और डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा डायग्राम हो गए।
ये तेल की बूंद को बाहर फेंक दिया और कपड़ा साफ। समझ में आया क्या? बोलो। अरे देखो इधर देखो, एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्ट। देखो ये कोई तेल की बूंद है, इसके ऊपर साबुन डाला, साबुन में देखो यहाँ पर दो सिरे, तो काला काला सिरा जल रागी और दूसरा जल विरागी सिरा है। देखो बेटा ये जल विरागी सिरा, अब इसके ऊपर जैसे बूंद को अटैक किया तो बूंद पे अटैक किया तो वही पानी में घुलने वाला भाग तो पानी में रह जाएगा, और लात मारने वाला भाग किसके पास चला जाएगा? तेल के पास। वो तेल की बूंद को बाहर निकाल दिया। ये मिसेल संरचना बनाई और इससे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बना लो जल्दी। हाँ इसको बनाओ साइड में, दोबारा फिर समझ लो, बनाते रहो। देखो हमने लिखा साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में बताओ। हमें पता है साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है? मिसेल। मिसेल क्या होती है? दोबारा फिर लिख लिया, साबुन के अणु का आयनिक सिरा जल में घुलनशील तथा हाइड्रोकार्बन का सिरा तेल के पदार्थ के पास व्यवस्थित होता है, जिससे मिसेल का निर्माण होता है। साबुन का हाइड्रोकार्बन सिरा तेल युक्त पदार्थ को कपड़ों से ऊपर उठाता है और उससे तेल की जगह पानी आ जाता है। देखो ऊपर उठाया और तेल की जगह नीचे क्या आ गया? अब पानी आ गया। पानी आ गया जिससे तेल ऊपर की ओर, जिससे तेल पर ऊपर की ओर दाब लगता है और यह तेल कपड़ों से बाहर निकल जाता है। ये हमने डायग्राम में देख लिया। और यह प्रक्रिया भी आ सकती है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन से कि कपड़ों से तेल युक्त पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया बताओ, तब भी ये रहेगी। बोलो। हो गया साहब? देखो अब अगला क्वेश्चन अपना ये रहता है, सुनो बेटा, कि जो साबुन है ना वो कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता? और जो डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है, वो कठोर जल में झाग देता है, क्यों? बताओ। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, क्यों नहीं देता? बोलो। क्वेश्चन देखो, बातें मत करो। अब देखो आगे देखते हैं। साबुन, अरे बातें नहीं, कठोर जल में झाग नहीं देता है, क्यों? सुन लो, बातें मत करो। देखो बेटा मैंने कहा था कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर तो ये, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। अब सुनो, साबुन क्या करता है? उन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। अब सोचो, अघुलनशील पदार्थ है तो जल में घुल ही नहीं रहा तो झाग कहां से देगा? इसलिए साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता। इसका उल्टा अपमार्जक कठोर जल में झाग दे देता है, क्यों? क्योंकि अपमार्जक अमोनियम और सल्फोनेट लवण के बने, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी लात मार के भगा देते हैं, मतलब उनसे क्रिया करते हैं तो अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, इसलिए वो अपमार्जक कठोर जल में भी झाग दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। तो देखो अब मेरे साथ साथ ही लिख लेना, ज्यादा नहीं है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, क्यों? अपन देखते हैं, यहां पर लिखते हैं कठोर जल में, लिखो कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम। देखो कभी कभार क्वेश्चन ये भी रहता है, कठोर जल में कौन से आयन पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। समझ में आया? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं जो साबुन से क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। यह अघुलनशील पदार्थ झाग कम बनने देता है। तभी तो अपन जहां पर कठोर जल हो वहां पर बहुत ज्यादा साबुन लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत झाग मिलता है। आई बात समझ में? बताओ मथुरा कौन कौन गया? आपने देखा होगा, आपका जो साबुन है वो झाग ही देता वहां का पानी में, वहां के पानी में नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां का पानी क्या है? कठोर है। कठोर मतलब उसमें, अरे कठोर मतलब क्या? कैल्शियम है। बोलो, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, ये ऐसे आयन हैं जो पानी को कठोर कर देता है ना? और वो क्या करता है? साबुन को झाग नहीं बनाता, क्योंकि साबुन के साथ क्रिया करके कौन सा अघुलनशील पदार्थ बनाता है साहब। ये तो तुम्हारा इसका आंसर हो गया कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं जो साबुन से क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं और झाग कम देते हैं। और यहां पर भी बोल रहे हैं तभी तो क्या साबुन से कपड़े नहीं निकलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देते हैं, क्यों? आसानी से
झाग दे देते हैं। क्यों? बताओ, अभी मैंने बताया था, बताओ। क्योंकि अपमार्जक सल्फोनेट और अमोनियम के लवण होते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ नहीं बनने देते। उत्तर लिखेंगे क्योंकि अपमार्जक में सल्फोनेट एवं अमोनियम के लवण होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते और झाग आसानी से बन जाता है, बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा ये पूछ सकता है कि देखो एक बार सुनो, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी है, क्यों? समझे कुछ? अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी है, क्यों? अरे क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में भी अपना प्रभाव दर्शाते हैं, मतलब कठोर जल में भी क्या देते हैं? झाग देते हैं। बोलो। साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं है, क्यों? क्योंकि साबुन कठोर जल में जो उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उनसे अघुलनशील पदार्थ बनाता है, झाग नहीं देता। समझ में आया कुछ? बोलो। बहुत सीधा आंसर है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता या फिर साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं है, क्यों? अरे हमें पता है कठोर जल में, ये बात ध्यान रखना आप, कठोर जल में कौन से आयन पाए जाते हैं और इन आयनों की वजह से झाग नहीं बनता, क्योंकि ये आयन क्या करते हैं? झाग बनाता है ना बेचारा साबुन, उसको भी नहीं बनाने देता, उससे क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। अघुलनशील मतलब जो घुलता, और जो नहीं घुलेगा तो झाग देगा क्या? तो झाग नहीं देने देता कौन? अघुलनशील पदार्थ, मतलब कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन अपमार्जक इतने पावरफुल है, ये क्या करते हैं? क्योंकि ये बने काहे के? ये खुद खाई के बने अपमार्जक, ये सल्फोनेट और अमोनियम के लवण हैं जो बहुत पावरफुल हैं। ये क्या करते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी लात मार के चल निकल, अघुलनशील पदार्थ बनाएगा, बनने नहीं देता और झाग आसानी नहीं देता। ठीक है, उतार लो इसको, जल्दी जल्दी उतारो। हो गया यहां तक? अपन ने साबुन पढ़ लिया, अपमार्जक पढ़ लिया, मिसेल पढ़ लिया, ठीक है, और साबुन जल में झाग, कठोर जल में झाग नहीं देता, क्यों? ये भी पढ़ लिया। अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है, ये भी पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन आपके बन सकता है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताओ। लिखो, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। बहुत ही सीधा, जितना पढ़ा उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। एक तरफ लिख देंगे साबुन और एक तरफ लिख देंगे अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक सभी को पता है। साबुन क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, बोलो। और ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण। अरे साबुन कठोर जल में झाग, ये भी बोल दे, ये कोमल जल में प्रभावी है, और ये कठोर और कोमल दोनों जल में प्रभावी है। ये मिसेल बनाता है और इसके मिसेल की आवश्यकता नहीं। ये पानी को कठोर कर देता है साबुन, ध्यान रखना। साबुन क्या करता है? पानी को कठोर कर देता है, और ये पानी को कठोर नहीं कर देता। आपने कभी देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा। देखो कभी कभार अपने बाथरूम में सब साबुन खत्म हो गया तो अपन सोचते हैं लो अपमार्जक या सरफ है उसको लगा के अपन नहा लेते हैं। तो आपने महसूस किया होगा, अपन जिस दिन साबुन लगा के नहाते हैं उस दिन तो अपना बिल्कुल हाथ कड़क कड़क हो जाते हैं, ऐसे लगता है ना, थोड़ा मजबूत, मतलब पानी भी कठोर हो गया। लेकिन जैसे आप अपमार्जक लाते हो तो आपको चिकना चिकना महसूस होता है, क्यों? क्योंकि वो पानी को कोमल करता है, कठोर नहीं करता। समझ में आया? तो स्किन को भी वही रखता है। ठीक है, चलो तो अपन अंतर लिखते हैं, बहुत ही सीधे हैं, लिखते हैं इधर। ये क्या है? साबुन क्या है? यह बातें मत करो, यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। इधर लिखते हैं, ये क्या है? यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट एवं अमोनियम लवण होते हैं। दूसरा देखिए साहब, साबुन, यह मृदु
मतलब कोमल बोल सकते हैं, कोमल। यह कोमल जल में प्रभावी होता है। यह मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रभावी होता है। समझ में आया? देखो ये तो मिसेल बनाएगा ही बनाएगा, बिना मिसेल के ये कपड़े नहीं निकालेगा। बोलते हैं यह मिसेल का निर्माण करता है। और देखो अपमार्जक भी कभी बना लेते हैं, लेकिन बोलते हैं यहाँ मिसेल की आवश्यकता नहीं है। लिखते हैं यहाँ मिसेल की आवश्यकता नहीं होती। और क्या लिखें? ये क्या करता है देखो बताओ, यह जल की कठोरता को कम करता है क्या? हाँ, यह जल की कठोरता को कम नहीं करता। और ये क्या करेगा? यह जल की कठोरता को कम करता है। ठीक है, 4 अंतर काफी है। समझ गए? ये सब अपने पढ़ लिया। देखो कठोर जल को तो कुछ नहीं करेगा, ये कठोरता कम करेगा नहीं, लेकिन ये कठोर जल को भी मुलायम कर देता है। ठीक है, उतार लिया। चलो समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अपमार्जक के 2 उपयोग बताओ, या अपमार्जक का उपयोग बताओ। तो यहां पर एक और यहां पर कर लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि अपमार्जक का क्या उपयोग है, और सबको पता है इसके बिना कपड़े नहीं निकलते। तो देखो हमें पता है अपमार्जक कपड़े धोने में काम आ रहा है, बोलो। तो अपमार्जक कपड़े धोने में भी काम आ रहा है, उसके साथ साथ शैम्पू साबुन बनाने में भी काम आ रहा है। तो अपन लिख देते हैं डायरेक्ट, इसका उपयोग कपड़े धोने या चिकनाई निकालने में किया जाता है। इसके साथ साथ शैम्पू में बनाने में कर रहे हैं आजकल। इसका उपयोग शैम्पू एवं साबुन निर्माण में करते हैं। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। साबुन अपमार्जक में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाहर नहीं जाएंगे बेटा। बस जितना है उसको कंप्लीट कर लेना, जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेना, बार बार पढ़ना, नहीं आए तो दोबारा पूछना। अपन ने जितना पढ़ा पूरा आप एक बार जरूर देखना, और इसके बाद अपन मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।